नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कर्नाटक की कलह अब समापन की ओर है। शुक्रवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील और दलील के बाद अब बहुमत साबित करने का समय 15 दिन से घटकर 1 दिन ही रह गया। तमाम दावों की कल परीक्षा है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर कर्नाटक के साथ जुड़ी तमाम कड़ियों को समझने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार, गोवा और मणिपुर में भी हल्ला बोल है। तुरंत होगा, कल होगा। दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हम फ्लोर टेस्ट बड़े आसानी से, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बड़े आसानी से हम पास कर लेंगे। You are going to get full majority and we will prove the majority. बीते दिनों से चल रहे कर्नाटक के सियासी दंगल में अब रेफरी बनकर खड़ी हो गई है देश की सबसे बड़ी अदालत। शुक्रवार की सुबह तमाम वकील और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार शाम 4 बजे सदन में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर ये बता दिया कि सरकार, केंद्रीय सरकार धांधली नहीं कर सकती। यानी बीजेपी की प्रतिष्ठा का और विपक्ष की निष्ठा का कल बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान की इस घड़ी में आज कयामत की रात है, क्योंकि कल 4 बजे फ्लोर पर बहुमत का बाहुबल तय कर देगा कि कौन होगा कर्नाटक का बाहुबली। बीजेपी का दावा है कि हम ही होंगे कर्नाटक के किंग। कर्नाटक की इन सियासी कलाबाजियों ने बिहार, गोवा समेत कई सूबों की सियासत में भी शोर मचा दिया है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला सिद्धांत बिहार, गोवा, मणिपुर वालों को भी अचानक से अच्छा लगने लगा। तेजस्वी यादव पूरे तामझाम के साथ राजभवन जा पहुंचे। अगर हम लोगों को न्योता मिलता है तमिलनाडु के तर्ज पर, तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हम फ्लोर टेस्ट बड़े आसानी से, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बड़े आसानी से हम पास कर लेंगे। बहरहाल फ्लोर टेस्ट को लेकर आंकड़े, अनुमान और अटकलों का तूफान रह रहकर अलग अलग तस्वीरें बना रहा है। बीजेपी का दावा है कि उनकी बगिया में बहार है, तो कांग्रेस और जेडीएस के खेमे में खुशी का खुमार है। बहुमत की इस अग्नि परीक्षा में देखना दिलचस्प होगा कि कल किस करवट बैठेगा कर्नाटक में सरकार का ऊंट, और कर्नाटक के बाद क्या करवट लेगी देश की सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और जिस पर जवाब तलाशने की कोशिश होगी। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी, राशिद अलवी प्रवक्ता कांग्रेस, दानिश अली प्रवक्ता जेडीएस, मनोज झा प्रवक्ता आरजेडी, यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुभाष गुप्ता संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आपके पास 2-3 बिंदुओं के साथ आना चाहूंगी। राज्यपाल का पद, शोभा का सेरेमोनियल पद, नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है, ये भी बात ठीक है। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। सब कुछ क्या इतना आसान होता? क्योंकि नियुक्ति से लेकर तबादले तक, और जब सरकारें बदलती हैं तो किस तरीके से राज्यपालों का किरदार होता है, वो भी समझना जरूरी है। और मेघालय, मणिपुर, बिहार और गोवा, अब वहां पर जो स्थिति बनी है, जनमत के क्या मायने रह गए हैं और लोकतंत्र में स्थिति किस तरह की हो गई है, अब ये भी आज समझना चाहेंगे। जी, मुझे लगता है कर्नाटक विधानसभा क्या निर्णय करती है, येदियुरप्पा के भाग्य का निर्णय वहां कैसे होता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इस घटनाक्रम ने एक देश के सामने रखा, और मैं चाहूंगा हम उस पर चर्चा करें। जी, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, येदियुरप्पा बने या कुमारस्वामी बने, इससे कोई भारत की तकदीर पर बहुत निर्णायक असर नहीं होता। लेकिन एक बड़ा मसला खड़ा हुआ देश में, हुआ तो कई दफा, इस बार उसकी अनुगूंज बड़ी है, इसलिए उसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए या नहीं, मैं चाहता हूं यह बहस का विषय आज रहे। वो विषय है
दो तरह की उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में मौजूद हैं। यशवंत सिन्हा जी हैं, जानते हैं, वरिष्ठ राजनेता है देश के। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी बुलाने का चलन कई दफे हमने देखा, कई उदाहरण है। और चुनाव बाद गठबंधन को इनवाइट करने का, उसको प्रायोरिटी देने के भी कई उदाहरण हमने देखे। और जब भी जो ऑप्शन ऑप्ट किया गया गवर्नर्स के द्वारा राज्यों में अलग अलग समयों पर, उस पर विवाद हुए, उस पर आक्षेप आए। कहीं कहीं ऐसा लगा कि वास्तव में लोकतंत्र भी, उसकी आभा भी धूमिल हुई। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिबू सोरेन का मामला हो, हरियावत का मामला हो, पारीकर साहब का मामला रहा हो, कल्याण सिंह जगदंबिका पाल का मामला रहा हो, जीटी तपासे, सिप्ते रजी, बूटा सिंह से लेके और बजूभाई बाला तक राज्यपालों की एक लंबी फेरिस्त है। हम चाहते हैं हम लोग आज इस बात पर चर्चा करें कि क्या इस देश में अब वो वक्त नहीं आ गया कि राज्यपाल चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत न होने की दशा में किस विकल्प को वरीयता दे, पहली किसको दे, दूसरी किसको दे, तीसरी, इस पर एक आम राय से एक व्यवस्था कायम हो जाए। और यही बात प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी कांग्रेस इस पर फिर जा रही है सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोटेम स्पीकर वहां अपॉइंट हुए उन पर आपत्ति है, वो जूनियर हैं। लेकिन झारखंड का उदाहरण अभी है, हमारे सामने है 2005 का। उत्तराखंड का उदाहरण है सामने, जहां जूनियर विधायक प्रोटेम स्पीकर बन गए। तो मुझे लगता है इन विषयों पर आज चर्चा होकर एक रास्ता निकले, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं अभी। अच्छा, मेरे साथ सुभाष गुप्ता जी हैं, संविधान विशेषज्ञ। मैं सुभाष जी से ही बात शुरू करूंगा। सुभाष जी, मेरी रुचि इसमें बहुत नहीं कि येदियुरप्पा जीतेंगे कि हारेंगे, यानी कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए। एक नई रार शुरू हो गई बिहार में, मणिपुर में, मेघालय में। क्या इस मसले पर एक राय जो संविधान के चौखट में फिट बैठती हो, वो क्यों नहीं बन जाती, ताकि भविष्य में फिर ऐसी स्थिति होने पर कोई विवाद खड़ा ही ना हो, कोई गवर्नर अपने ढंग से मनमाना एक्ट नहीं कर पाए और गवर्नर पद की गरिमा भी बचे। अमिताभ जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लिया है। संविधान के अंदर गवर्नर साहब के पास 3 विकल्प हैं जो समय समय पर इस्तेमाल किए गए हैं। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट लें हम, MM पंछी कमीशन की रिपोर्ट लें हम, या सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्णय बुमाई केस के अंदर हम लें, तो कहा गया है कि 3 विकल्प हैं। गवर्नर साहब, यदि कोई प्री पोल अलाइनमेंट है और उसको लार्जेस्ट बहुमत है तो उसको इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि यदि कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट है तो उसको कर सकते हैं। और तीसरा है कि पोस्ट पोल अलायंस को ले सकते हैं। और तीनों ही उदाहरणों के अंदर सरकारें बनी हैं और हर बार जब भी कोई भी विकल्प लिया गया है उसके ऊपर प्रश्न खड़े हुए हैं, जैसा कि आपने खुद कहा। यही प्रश्न अब भी खड़ा हुआ और इसमें अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको बहस करनी है इस बारे में तो बहस लंबी चलेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार जब निर्णय लिया तो ये कहा कि 6 वीक के अंदर आप इसके अंदर अपना दाखिल करें और उसके 4 वीक के बाद, यानी कि 10 वीक के बाद, आज के 10 वीक के बाद इसके ऊपर एक बड़ी बहस होने की संभावना है। ठीक है सुभाष जी। मनोज झा साहब,
क्या ये और भी ज्यादा मोटे अक्षरों में स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है? बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, सरकारिया कमीशन की संस्तुतियां सामने है, लेकिन बार बार घालमेल हो जाता है। बिहार में कोई दूसरा रास्ता कोई गवर्नर ले लेता है, कर्नाटक में कोई दूसरा ले लेता है, नागालैंड वाला तीसरा ले लेता है, कोई रमेश भंडारी जी हो तो वो चौथे रास्ता ले लेते हैं। क्या एक वंस फॉर ऑल एक व्यवस्था नहीं बन जाए जो हर गवर्नर के लिए स्थायी नियमावली की तरह काम करे? रखूं जी, मैं अपनी बात रखूं? जी मनोज भाई जी, मैं अपनी बात रखूं? जी हाँ बिल्कुल हाँ, रखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 70 वर्षों में जी मैं 70 वर्षों में इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 4 माननीय जजों ने जनवरी के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। तब तक हम इस खतरे की प्रकृति, स्वभाव, दिशा को इतना नहीं समझ पाए। लेकिन उससे पहले गोवा हुआ, फिर जुलाई के महीने में बिहार हुआ, बीच में मेघालय, मणिपुर हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं या उसके हिसाब से बोलूंगा ऐसा मत सोचिए। हमारे मुल्क में लोकतंत्र को कब्रगाह में पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र से ईवीएम और बैलेट पेपर का मामला नहीं है। संस्थाएं लोकतंत्र को चलाती हैं, रवायतें लोकतंत्र को चलाती हैं, परंपराएं लोकतंत्र को चलाती हैं। आज वो सब खारिज है। आज हमारे गवर्नर, एक मैं टिप्पणी करूं, जब हम डिस्क्रिशन कहते हैं, विवेक, गवर्नर का विवेक, माननीय का आसमान से नहीं टपकता है। वो साबित होता है संविधान से, रवायतों से, परंपराओं से। मुझे याद है 27 जुलाई 2017 जब नीतीश जी हमसे अलग हुए, हम चिरौड़ी करते रहे गवर्नर साहब से कि साहब ये मैंडेट का चरित्र है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक है, और बावजूद उसके गवर्नर साहब ने 2:30 बजे रात तक हमें वक्त नहीं दिया। उस दिन भी गवर्नर के पद की गरिमा शर्मसार हुई, क्योंकि हमसे मिले बगैर। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मनोज झा, इसीलिए मैंने कहा अब दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो कर्नाटक जैसी, पटना जैसी। इसलिए व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत और चाक चौबंद करना चाहिए। गोपाल अग्रवाल हमारे साथ है, भाजपा के प्रवक्ता। आप मेरी 30 सेकंड की जी आएंगे आपके पास, आएंगे मनोज भाई, 30 सेकंड की टिप्पणी गोपाल अग्रवाल जी, फिर उसके बाद चाहे आप मुझसे बात। मनोज भाई आएंगे आपके पास। गोपाल अग्रवाल जी 30 सेकंड की टिप्पणी करना चाहता हूं। अच्छा कहिए, जल्दी से कहिए, जल्दी से जी। अब वही लगा दो। जी ठीक है जी। गोपाल अग्रवाल जी, राज्यपाल को विवेक पर बहुत भरोसा किया संविधान बनाने वालों ने। शायद संविधान बनाने वालों को यह अंदाज नहीं होगा कि एक समय हिंदुस्तान में ऐसा भी आएगा कि इतने बड़े आसन पर बैठे लोग भी विवादित हो जाएंगे, छोटे लोग भी उसमें बड़े आसन पर बैठ जाएंगे। क्या समय नहीं आ गया ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गवर्नर्स को विवेक के नाम पर संविधान की मर्यादा से इधर उधर भागने का स्कोप नहीं बचे? गोपाल जी। नहीं देखिए, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर गवर्नर को पूरी तरह आप प्रोसीजर से बाइंडिंग करते हैं तो फिर विवेक की बात हटानी पड़ेगी। अगर एक फिक्स प्रोसीजर के हिसाब से आप कर देते हैं स्टैब्लिश, हट जाए तो फिर जब जीडी तपासे हो जाएं, जब रमेश भंडारी हो जाएं, सिप्ते रजी हो जाएं, बूटा सिंह हो जाएं, तो विवेक रहे, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखिए अल्टीमेटली किसी भी चीज को जो सिस्टम से चलना पड़ेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हर तरह के एग्जाम्पल हैं पिछले 70 साल में,
जिसमें कभी लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया गया, कभी प्री पोल अलायंस को बुलाया गया। ऐसे भी एग्जाम्पल जिसमें एक एक आदमी, मधु कोड़ा और शिबू सोरेन क्या था, उनको भी चीफ मिनिस्टर बना दिया। वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे एग्जाम्पल हैं सभी तरह जो होता रहा वो ठीक नहीं, अब नहीं होना चाहिए, यही तो कह रहा हूं। नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट पे लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद यही कहा कि सब चीजों को देखते हुए भी राज्यपाल का विवेक महत्वपूर्ण है, और जो मेजॉरिटी है, क्योंकि आउटसाइड द फ्लोर पे आप स्टैब्लिश करना संविधान के अनुसार ठीक नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही नहीं गोपाल जी, मैंने ये नहीं कहा कि मेजॉरिटी कहां से हो। नो, ये मेरा प्रश्न ही नहीं था गोपाल जी, मेरा सवाल ही नहीं था कि मेजॉरिटी कहां तय हो। मेजॉरिटी तो हाउस में ही होनी चाहिए तय, इस पे भ्रम कहां है किसी को। मसला दूसरा था। ठीक है। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राशिद अल्वी साहब, हम नहीं मानते। कभी आप एक मिनट में पूरी बात कह दूं, कभी आप चुनाव बाद गठबंधन को बुला लें। ये मर्जी का खेल बंद होना चाहिए। लक्ष्मण रेखा साफ होनी चाहिए और मजबूती के साथ पूरे देश में हर राजभवन पर लागू होनी चाहिए। क्या समय नहीं आ गया इस बात का? देखिए, मैं कहूंगा संविधान ने विवेक की बात जब कही है, जब गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल करे। विवेक तो दिल्ली में बैठा हुआ है, फैसला तो दिल्ली से हो रहा है, गवर्नर तो उस फैसले के मुताबिक काम कर रहा है। क्या ये विवेक है? गवर्नर को नहीं पूछना चाहिए था कि आपके 104 एमएलएज हैं, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन आप अपनी मेजॉरिटी कैसे साबित करेंगे, मुझे ये बताइए। कांग्रेस और जीडीएस के मिलके इतने एमएलएज होते हैं, या 8 एमएलए कहां से लेके आएंगे? एंटी डिफेक्शन लॉ पहले से मौजूद है। एंटी डिफेक्शन लॉ में राजीव गांधी ने 1/3 की जिम्मेदारी दी थी कि 1/3 लोग ही पार्टी से अलहदा हो सकते हैं, लेकिन अटल जी ने उसे और सख्त कर दिया, 2/3 कर दिया कि 2/3 से कम नहीं तोड़ सकते। तो मैं पूछता हूं, गवर्नर के विवेक कहां चला गया है? आपने आंखें बंद करके फैसला कर दिया, और यह फैसला सिर्फ गवर्नर का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश का माहौल खराब कर रही है। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ रही है, इस देश के अंदर संविधान का खिलवाड़ कर रही है। राजभवनों को नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये विषय हमेशा के लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक बार में तय हो जाए, वंस फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक बात। राशिद भाई आएंगे आपके पास। कुंवर दानिश अली हमारे साथ है, जेडीएस के प्रवक्ता। दानिश अली साहब, सुप्रीम कोर्ट ये गवर्नर्स के विवेक की स्वतंत्रता जो दी गई, फैसला कर देगा। डेमोक्रेसी, अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग राजभवनों में अलग अलग फैसले, हर पर विवाद, हर पर आक्षेप, हर मामला सुप्रीम कोर्ट। मेघालय हो, मणिपुर हो, गोवा हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई राज्य बचा? जी नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब देश के संविधान के निर्माता देश का संविधान बना रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी टीम, उन्होंने खूब सोच समझ के बनाया था कि अगर कोई एक संवैधानिक संस्था के पैर डगमगाते हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो सही तरीके से नहीं करती है वो संस्था, तो दूसरी संस्था जो है उसको चेक करने के लिए रहे। चेक एंड बैलेंस हमारे संविधान में मौजूद है। अब क्या है कि जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, ये इस देश की सारी संवैधानिक संस्थानों को नस्ते नाबूद करना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। और मैं आपको बताऊं, जो आज का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने के इस आदेश के बाद जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने की कोशिश की गई, दोबारा प्रोटर्म स्पीकर को नियुक्त करके, ऐसे प्रोटर्म स्पीकर को नियुक्त किया है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बाकायदे स्ट्रिक्चर पास किया, जब येडियुरप्पा सरकार से निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया,
तो रातों रात उन विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी। और जब वो विधायक सुप्रीम कोर्ट गए तो ना तो केवल उनकी सदस्यता ही बहाल की गई, बल्कि स्पीकर के इस कार्य की सुप्रीम कोर्ट ने भर्त्सना की और कहा कि इनकी सदस्यता खारिज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अल्पमत सरकार को बहुमत दिलाने के लिए किया गया है। ये स्ट्रिक्चर, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट केजी बोपैया के खिलाफ 2011 में है। ऐसे व्यक्ति को आप टर्म स्पीकर नियुक्त करते हैं, तो माननीय राज्यपाल जी ने ये बहुत ही संवैधानिक सरकार बनाने के लिए न्योता देने का मसला हो, चाहे प्रोटेम स्पीकर का मसला हो, विधायक नियमावली साफ होनी चाहिए। अग्निहोत्री जी मैं कह रहा हूं क्योंकि आप शायद बड़े मन के लोग नहीं है, बड़ी सोच के लोग नहीं है गवर्नर हाउसेस में, इसलिए समस्या पैदा होती है। मैं अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया, मेरी रुचि इसमें नहीं कर्नाटक का सीएम कौन रहेगा, नहीं, मैं आपकी बात मेरी से रुचि सहमत हूं इसमें है कि हिंदुस्तान के गवर्नर का हर गवर्नर का फैसला विवादित हो जाए, हर गवर्नर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आए। इसका मतलब कहीं बड़ी गड़बड़ी है, उसको वंस फॉर ऑल क्यों नहीं सुलझाया जाए? देखिए, बिल्कुल सही। आपको एक बात जानकारी, जब भी भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो कहती है कि पहले 70 सालों में ऐसा हुआ है, पहले कई बार ऐसा हुआ है। सर, पहले कई बार ऐसा हुआ है, इसीलिए जब आप प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे देश के अंदर में, और देश के अंदर में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और नैतिकता बढ़ाएंगे, नैतिकता जिम्मेदारी लाएंगे। और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे एक ऐसी सरकार दूंगा जो लोग के लिए होगी, जनता के लिए होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, सब कुछ जब पहले खराब था तभी तो आपको मौका मिला था, आप भी उसी राह पे चल पड़े कि सरकार बनाने के लिए येदियुरप्पा जैसे भ्रष्टाचार पे लिप्त लोगों को आपने उसी बात पे आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। जब नैतिक जिम्मेदारी की बात थी, कुमारस्वामी पर फिर चर्चा नहीं, जब आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी तो आपको गवर्नर को कहना चाहिए था, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था कि देखो यहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चूंकि गोवा में हमने वैसा ही घटना हुई है, बिहार में हुई है, मणिपुर में हुई है, यहां वो घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर यहां भी हो रही है तो इसके मतलब इसके पहले जो हमने किया वो गलत था, अब हम जो करने जा रहे हो गलत है। ये नैतिक जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए थी, उनके ही वहां पे गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब को इंस्ट्रक्शन ऐसा अगर सेंटर से जाता तो मुझे पूरा विश्वास है गवर्नर साहब इसमें एक्शन लेते। लेकिन गवर्नर साहब का विवेक पे जो आप छोड़ दोगे तो विवेक पे वही होगा जो हुआ है। विवेक पे जिस तरह से उन्होंने अपना विवेक इस्तेमाल कर लिया, गवर्नर नहीं अनुराग, ये गवर्नर हर गवर्नर की, इंदिरा जी से लेकर आज तक नहीं आप 50 गवर्नर, नहीं आप एक और सुनो ना। अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछोगे कि कल आप 104 से 100 अगर आप जीतते भी हो तो कैसे जीते, तो वो कह रहे हैं कि विधायकों की अंतरात्मा की आवाज सुनी गई। ये अंतरात्मा एक अजीब सा शब्द है, ये अंतरात्मा कहां से आया? नहीं, मैं बता दूं, ये अंतरात्मा मुझे लगता है या तो सूटकेस से आती है या बोरियों से आती है। ये अंतरात्मा नहीं, अंतरात्मा कहां से आती है? मैं बताऊंगा ये अंतरात्मा शब्द कहां से आया भारत की राजनीति में, या सूटकेस से आती है, यहीं से आती है अंतरात्मा। एक मिनट रुको भाई, एक ब्रेक ले ले, हम बताएंगे भारत की राजनीति में अंतरात्मा की आवाज शब्द पहली बार कब सुना गया। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज कई सवालों के साथ महाबहस जो है हम लेकर आए हैं। अमिताभ जी, एक शब्द के साथ आपने ब्रेक लिया था, वो ये था कि अंतरात्मा की आवाज। कुछ सियासतदान जो हैं अदृश्य शक्तियों का भी जिक्र करते हैं। एक सवाल ये कि सरकार बनाने और गिराने का जो पूरा तमाशा चलता है, अपनी अपनी लॉबिंग, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक, क्या ये लोकतंत्र में जनता का, उसके वोट के अधिकार का, उसकी भावनाओं का मजाक नहीं है? कम से कम अब फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। और जनता की इच्छा ही लोकतंत्र का प्राण है। और जहां पर जनता की इच्छा, चाहे वो राजभवन हो, चाहे बंद कमरों की बैठकें हो, उसको लांघने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र का प्राण कमजोर हो रहा है। मैं सुभाष जी से एक सवाल के साथ इस बहस के इस चरण को आरंभ करूंगा। सुभाष जी, राज्यपाल का विवेक, यह शब्द बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। हर राज्यपाल का अपना अपना विवेक और हर विवेक पर धतेरे की मारम्मार। मसला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सबसे पहले इसी के बारे में कुछ चिंतन देश नहीं कर ले कि विवेक क्या है एक, और दूसरा
अगर पात्र नहीं हुए लोग, तो विवेक तो उनके हाथ में तलवार की तरह काम करेगा। अमिताभ जी, संविधान के रचयिताओं ने कुछ पदों की गरिमा को रखते हुए उन्हें विवेक दिया। संविधान की रचना में और संविधान में कोई दोष नहीं है। विवेक होना चाहिए, राष्ट्रपति जी के पास, राज्यपाल के पास विवेक होना चाहिए। लेकिन यदि राज्यपाल का पद राजनीति से आने लगे और ऐसे ऐसे लोग राज्यपाल का कुर्सी संभाल लें जो अपना राजनीति में तो अपना सारा पाठ पढ़ चुके और अब राज्यपाल बन गए, राजनीति के संध्या में राज्यपाल बन गए, तो वो अपना विवेक कहां से उसको बहुत वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड बात कही सुभाष जी आपने, बहुत वैलिड बात कही आपने। गोपाल अग्रवाल साहब, कल तक जो लोग अपनी अपनी पार्टी में अनुशासित सिपाही की तरह सक्रिय रहते हैं, वो अचानक एक अगली सुबह महामहिम बना दिए जाएं, तो उनसे कैसे हम अपेक्षा करें कि वो गैर राजनीतिक दृष्टिकोण रखेंगे? उम्र तो सारी कटी, इश्क के बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? गोपाल जी, ये मैं पिछले 30 साल के उससे कह रहा हूं। पहली बात इसमें हाँ बिल्कुल, मुझे दो मिनट दे दीजिएगा अपनी बात कहने के लिए। मैंने शुरू से बोला नहीं। पहली बात है कि अगर जनता ने क्लियर मैंडेट दिया होता तो ये समस्या ही नहीं आती, वो तो सीधा। अब जनता ने जब क्लियर मैंडेट नहीं दिया तो क्या उस मैंडेट की कोई डायरेक्शन है, ये भी तो देखना है। कांग्रेस के खिलाफ था, भाजपा के समर्थन में था। और दूसरी बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कांग्रेस इतने उसके अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन महाभियोग लेके आ रही थी, अब उसके पास हर बात के लिए दौड़ रही है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब यह जो विवेक है, इसमें स्पेसिफिकली कोई एक चीज अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता, एक ही प्रोसीजर ले डाउन कर सकता था कि यही करना है, वो नहीं किया, क्योंकि सब तरह के एग्जाम्पल है और हमारा जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, गोपाल जी, गलत एग्जाम्पल को देश क्यों ढोए हर जगह? ये किसी गवर्नर को क्यों ढोए जो जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दे कुछ घंटों के लिए? क्यों ढोए? नहीं तो गलत किसको कह रहे हैं? देखिए, डायरेक्शन समझिए, बिहार में जनादेश की डायरेक्शन तो साफ थी, गोवा में साफ थी। नहीं, ये जब प्री पोल अलायंस जो था, मैंने बोला देखिए 2 उठाया है। ठीक है गोपाल जी। राशिद अलवी साहब, नहीं देखिए, आपको विवेक, आप कह रहे हैं गवर्नर्स के विवेक को नहीं इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं सभी तरह की स्थितियां होती है, इसीलिए विवेक की आवश्यकता है। नॉन पॉलिटिकल लोग गवर्नर बनाए जाएं ताकि आज से कुछ बेहतर स्थिति हिंदुस्तान नॉन पॉलिटिकल क्या हुआ? राशिद अलवी साहब, नॉन पॉलिटिकल तो फिर कोई देश में, फिर प्रजातंत्र में तो हर आदमी राजनीति में इन्वॉल्व है। नहीं, हर आदमी नहीं गोपाल जी। हाँ, मैं राजनीति नहीं करता। राशिद अलवी साहब, कमाल है। देखिए, संविधान ये सोच के नहीं बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे लोगों को गवर्नर बनाएंगे। ये गवर्नर आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि कर्नाटका के गवर्नर वो हैं। नहीं जी, बोलिए। कहिए राशिद अली साहब, मोदी जी पे पहुंच जाते हैं तो फिर पिछले इतिहास को क्यों भूल जाते हैं? आप अभी वस्तु स्थिति पे बात करिए ना, फैक्ट ऑफ द केस बात होने दीजिए। देखिए, अरे आज की बात कीजिए। राशिद भाई, कहिए। जब गुजरात के अंदर कोई इस्तीफा नहीं दे रहा था, नरेंद्र मोदी जी को असेंबली में भेजने के लिए तो इन्होंने इस्तीफा दिया था, तब नरेंद्र मोदी जी एमएलए बने और मुख्यमंत्री पद बाकी रखा गया। आज वो गवर्नर हैं तो उनके पास अपना विवेक का सवाल कहां उठता है? जो ऊपर से आदेश होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, गवर्नर को कम से कम ये तो पूछना चाहिए, आप समझते हो जो कांग्रेस से जुड़े उन्हीं के पास विवेक है। 112 तक कैसे ले जाएंगे?
कौन सा रास्ता है, कौन सा ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप अपनी मेजॉरिटी साबित करेंगे? दानिश अली साहब नहीं, तो राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वही कल तक जो आदमी पार्टी के बॉस का झोला उठा के चलता रहा हो वो अगली सुबह गवर्नर हो जाए, राष्ट्रपति बने, तो आप कैसे ये भरोसा करके चल सकते हैं कि ये संविधान की मान्यता, मूल्य और मर्यादा के अनुरूप विवेक का इस्तेमाल करेंगे? अमिताभ जी, एक बात मैं और 30 सेकंड के लिए और कहना चाहता हूं। फोन पे है। जी दानिश अली साहब, जी जी देखिए, दानिश अली तक मेरी शायद बात अभी नहीं पहुंच पाई। अनुराग भदौरिया, यही सवाल आपसे मैंने दानिश अली बार सरकारिया कमीशन, राजनीतिक लोग गवर्नर बनेंगे जो कल तक सक्रिय राजनीति में रहे, उनके साथ ये समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। गवर्नर और राष्ट्रपति के पद ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होते हैं हमारी लोकतंत्र को बचाने के लिए। और लोकतंत्र में जब बहुत ही ज्यादा राजनीति में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना विवेक भी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप गवर्नर और राष्ट्रपति चुने तो ऐसे व्यक्ति को चुने, जैसे कलाम साहब थे। कलाम साहब अच्छे राष्ट्रपति गिने जाने, अच्छे राष्ट्रपतियों में उनका नाम था और उनका विवेक भी काम करता था। मुझे पूरा यकीन है, हर पार्टी के लोगों पे उन पर यकीन भी होता था। पद है और पद के बगैर भी। और जब आप राजनीतिक व्यक्ति को आप गवर्नर राष्ट्रपति बना देंगे तो उसको तो हमेशा ये रहता ना कि हमारा, सबने वही किया। अनुराग भदौरिया, वही मैं कह रहा हूं, मसला सिर्फ भाजपा का नहीं, ये मसला हिंदुस्तान की बीमारी है। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा ही विवेक का इस्तेमाल होने लग गया। अब वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, अंतरात्मा की बात भी ज्यादा सुनने जाने लगी। जैसे आपने 3 एग्जांपल दिए, गोवा, मणिपुर, बिहार, अभी कर्नाटक में। तो मैं वही पूछना चाहता हूं कि इतना विवेक अंतरात्मा से कहां से आ गई? मैं कांग्रेस के समय के 50 भी दे सकता हूं, मैं थर्ड फ्रंट की सरकार के समय के उदाहरण भी दे सकता हूं। अगर इतिहास में गलती हुई है तो क्या ये सरकार गलती को रिपीट करने के बनी? तो सरकार बता दे कि भैया जो पुरानी गलतियां हुई, उन्होंने भी राजपाट चलाने के लिए सब हथकंडे अपनाए थे। अब मैं भी राजपाट चलाना चाहता हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कब्जा करना चाहता हूं, मैं भी सारे हथकंडे अपनाऊंगा। तो फिर विवेक की बात ही कहां आई? फिर उसकी आपके पास बात नहीं रहेगी, आपकी जो कहते हैं अंतरात्मा की। तो वही तो मैंने आपसे बोला कि अंतरात्मा विवेक की बात तो बोरों से आएगी ना, अब तो इंसान के अंदर से तो आएगी नहीं। अगर 104 से आपके 112 हो गए तो आप कैसे हो गए? क्योंकि आपको पता लॉ भी है, अगर कोई विधायक इधर से उधर जाता है तो उसकी सत्ता खत्म होती है। अगर वो आ रहा है तो इसके मतलब बोरों के अंदर से ही आई है अंतरात्मा की आवाज, इंसान के अंदर से तो आएगी नहीं। और इसको अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये हमारी गलती से, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमने नहीं ली, हमने खरुस फरोस की, इसलिए मैंने सरकार बचा ली। और नहीं बची तो समझिए अंतरात्मा की आवाज बाकी जिंदा है, विवेक भी जिंदा है। और दो लोगों की अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 112 मिलेंगे, सरकार बन जाएगी। तो हमें मालूम है ना, की बात हो रही है यहाँ पे, अमिताभ जी की बात नहीं हो रही है। अगर राष्ट्र को बचाना है तो आपको अंतरात्मा की आवाज आपके अंदर से निकालनी पड़ेगी, आपको अंदर से निकालनी पड़ेगी, बजाय अंतरात्मा की नहीं है। अमिताभ जी कि कर्नाटक में कुमारस्वामी और कांग्रेस अलायंस को 117 वोट कल मिले। मेरी चिंता ये नहीं येदियुरप्पा जीते येदियुरप्पा हारे क्या फर्क पड़ता है, मेरी चिंता बड़ा विषय है। क्या इस देश में राजभवनों की विश्वसनीयता इतनी ही लगातार नीचे गिरती जाएगी? और अगर हां तो एक दिन बहुत जल्दी वो आएगा कि जब इस मुल्क में यह सवाल उठेगा कि राजभवन फिर हैं क्यों। ये मेरी चिंता ये है, एक मुख्यमंत्री मेरी चिंता नहीं। सुभाष जी, मैंने ठीक बात कही ना? बिल्कुल, आपका बिल्कुल प्रश्न सही है। और आपका ये एक चैलेंज है कि राजभवन की जरूरत ही क्यों रह जाएगी जब मेरे को विवेक इस्तेमाल ही नहीं करना। कहने को विवेक, आप किसी का नाम रख सकते हैं, आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं विवेक, लेकिन विवेक जो है आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका विवेक कहीं और से आ रहा है। यदि आप राजनीतिक संध्या में राज्यपाल बने हैं तो विवेक का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी को तो जिंदा करने की बात हो रही कि विवेक जिंदा होना चाहिए। कैसे होगा अनुराग भदौरिया? पिक एंड चूज से जिंदा नहीं होगा। नहीं, तो उसके लिए तो इसी पे तो हम लोग बहस कर रहे हैं कि जिंदा होने के लिए आपको ऐसी संस्थाओं को, ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जिस व्यक्ति के वाकई विवेक जिंदा हो। मैंने तो एग्जांपल दिया, अब्दुल कलाम साहब का एग्जांपल दिया।
तो अनुराग भदौरिया जी ऐसे व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाए जो ऐसे लोगों को नियुक्ति करे? अभी तक अमिताभ जी कितने लोग हुए? नहीं तो ये तो चैलेंज करते थे ना, भारतीय जनता पार्टी तो इसी पे इतनी बहुमत लेके आई थी कि हम आएंगे तो देश के अंदर एक रामराज लेके आएंगे। यही रामराज लेके आने की बात हुई थी क्या? नहीं, गोपाल जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट अमिताभ गोपाल जी। हाँ देखिए जी, हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, क्योंकि व्यक्ति में गलती भी यहाँ हो सकती है, कमियां भी हो सकती है, स्वार्थ भी हो सकता है। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, सांसद है, इलेक्टेड है, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग संस्थाएं आपस में बैलेंस करती है। किसी को एब्सोल्यूट पावर हमारे संविधान ने नहीं दिया है। कांग्रेस क्या कर रही है, सिस्टमैटिकली प्रजातंत्र तांत्रिक संस्थानों को डीमीन कर रही है। नहीं तो अभी इसी सुप्रीम कोर्ट जो कि आज बहुत खुश हो रहे हैं उसके फैसले से, उसी को 15 दिन पहले तो इंपीचमेंट मोशन लेके आ रहे थे। वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को डिनाउंस कर रहे थे, इलेक्शन हार जाते थे तो एक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ था। गोपाल जी अपना चेहरा बचाने के लिए बातें कर रहे हैं कि भाई इम्पीचमेंट जो था वो एक अंतर्गत तो ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोकतंत्र में क्यों लाएगा कोई? भैया आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति का थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो सबका है। कल मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय मिलता है, परसों हम फिर जाएंगे न्याय मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा या नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय नहीं दिया तो दोबारा कोई न्याय मांगने नहीं जाएगा, माने उसमें किसी व्यक्ति का कब्जा हो गया। ये क्या बात हुई? थोड़ी सी माफी चाहूंगी मैं, लेकिन अमिताभ जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी आज बेहद ही महत्वपूर्ण जो है वो रहने वाली है। हम चाहेंगे कि आप अपनी संपादकीय टिप्पणी दें, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अमिताभ जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं तो वही बात कहूंगा, ना कांग्रेस ना भाजपा, इस विषय में भी मेरी कोई रुचि नहीं। मैं बात कर रहा हूं व्यवस्था की। इस देश में किसी गवर्नर के बारे में आप पिछले 25-30 वर्षों में पूछ लीजिए कि इस समय मनोनीत हुआ गवर्नर क्या निर्णय लेगा। 100 में 100 लोग सही बता देते कि ये निर्णय लेगा। ये पॉलिटिकल एफिलिएशन का दुष्परिणाम है। गवर्नर को ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के राज में रहे वो भी अनुचित, भाजपा के राज में करे वो भी अनुचित। इससे क्या फर्क पड़ता है? और थर्ड फ्रंट के समय जो हुए वो भी इस अनुचित फैसले। ये मूल मेरी चिंता ये है, देश की चिंता ये है। कोई भजू भाई वाला क्या निर्णय लेंगे, ये पॉलिटिकल लाइंस पर देश कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है। और अगर वही निर्णय होता है, वहां पर शक पैदा होता है, संशय पैदा होता है। राजभवन को शक और संशय से परे होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपने कार्यकर्ताओं को राज्यपाल बनाना बंद करेंगे। कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में देश को दोबारा सोचना चाहिए। अगर केंद्र से ही नियंत्रित होने हैं राज्यपालों को, चाहे जीडी तपासे रहे हो, रोमेश भंडारी रहे हो, या आज के कुछ लोग हो जिन पर विवाद होता है, तो केंद्र तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही, फिर राज्यपाल क्यों? फिर दोहरी व्यवस्था क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, बार बार राज्यपाल के फैसले सुप्रीम कोर्ट में आए और उनका पोस्टमार्टम हो, यह भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। लेकिन जब निर्णय संदेह से परे नहीं होंगे तो अदालत को दखल देना होगा। लोक लाज और लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राजभवनों के निर्णय सामान्यतः अदालतों में ना लाए जाएं, लेकिन उसके लिए यह मैंडेटरी है कि राजभवनों के निर्णय पक्षपात से परे हो, केवल और केवल संविधान की मर्यादा के अनुरूप हो। मेरी चिंता, देश की चिंता, लोकतंत्र को चाहने वालों की चिंता इतनी है। येदियुरप्पा जीते और चाहे कुमारस्वामी जीते, इससे इतने बड़े देश के मुस्तकबिल पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र जीतना चाहिए, संविधान का प्राण तत्व जीतना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया आप सभी का आज महाबहस में शामिल होने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है कि संविधान के मुताबिक चीजें हों तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बनी रहेगी, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।